अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, सऊदी अरब में एक बड़ी बैठक हुई है। 8 ममालिक के वज़राए ख़ारजा उस बैठक में मौजूद थे। उसमें क्या उसका एलामिया आया है और उस पर क्या बातचीत हुई है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस प्रोग्राम के अंदर हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने भी एक मुलाकात की है अहले तशी उलमाए कराम से, और इस मुलाकात के बाद जो पैगाम दिया गया है, जो खबर सामने आई है, वो ये है कि फील्ड मार्शल ने वाज़े कर दिया है कि मुल्क के अंदर जो किसी किस्म का तशद्दुद है, चाहे वो किसी भी बात या किसी भी वजह की वजह से हो, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम और इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि आपको याद होगा कल या परसों रात को हमारे वक्त के हिसाब से जो इंसदाद दहशत गर्दी के मुशीर थे सदर ट्रंप के, जो केंट, जिन्होंने मुस्ताफ़ी हो गए थे, जिन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था ईरान जंग के ख़िलाफ़, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। वो एक मशहूर पॉडकास्टर हैं, यूट्यूबर हैं, टक्कर कार्लसन, जिनका नाम पिछले कुछ दिनों पहले भी ख़बरों की जीनत बनता रहा। उनको एक इंटरव्यू में 2 बड़ी अहम बातें कही हैं। एक बात तो ये है कि जो ईरान है वो किसी तौर अमेरिका पर या किसी और पर हमला करने वाला नहीं था। कोई ऐसा एमिनेंट थ्रेट नहीं था ईरान की तरफ से कि उसके ऊपर हमला किया जाता। ये एक बात है। दूसरा जो बात उसने कही है वो बड़ी जिसे कह लीजिए कि इंकशाफ से भरपूर है, और वो ये है कि कुछ अर्सा कबल, चंद माह कबल, आपको याद होगा कि ट्रंप के एक बड़े करीबी एडवाइज़र थे चार्ली कर्क, जिनकी असैसिनेशन हो गई थी। चार्ली कर्क के जो कत्ल है उसका जो कह रहे हैं, जो इस वक्त ये जो केंट जो बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस कत्ल की तहकीकात होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए होनी चाहिए कि जो थे चार्ली कर्क, बेसिकली वो ईरान जंग के ख़िलाफ़ थे और बड़े वोकल थे। वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे। इस आवाज़ उठाने की वजह से उन्हें इसराइली लॉबी जो है उसकी तरफ से बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था। उनके पास, वो कहते हैं कि मैं एक दिन ओवल ऑफिस से गुजर रहा था, निकल रहा था बाहर, तो मेरा आमना सामना चार्ली कर्क से हुआ। कर्क ने कहा कि यार, जो किसी तरह से हमें इस जंग से बचा लो। ये जो बात है ये बड़ी अहम है, क्योंकि उसके बाद उन्हें वो मैसेजेस दिखाए, जो मैसेजेस उनके फ़ोन में थे, जो इसराइली डोनर्स की तरफ से थे, और वो थ्रेटनिंग थे, और वो चार्ली कर्क को मना कर रहे थे कि वो ईरान जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाएं। ये इंतहाई अहम जो है ख़बर है जो मैं इस वक्त आपको दे रहा हूँ, कि ये बड़ा, जिसे कहते हैं, लर्जा खेज़ इंकशाफ है। क्योंकि अगर क्योंकि मुशीर जो हैं इंसदाद दहशत गर्दी के, वो ट्रंप इंतज़ामिया के थे, और अगर वो इस ज़िम्मेदार पोजीशन से मुस्ताफ़ी हुए इस वजह से कि वो ईरान जंग के ख़िलाफ़ हैं, और वो ये कहते हैं, ये जो 2 बातें उन्होंने कही हैं कि ना ही ईरान कोई न्यूक्लियर बम बना रहा था, ना उसके पास कोई ऐसी कैपेसिटी थी, वो सिर्फ जो अपना यूरेनियम है वो अफजूद करना चाहता था, ताकि उसने, क्योंकि वो भी उसके जहन में जो उनके पास रिपोर्ट्स थी कि लीबिया, शाम और दीगर इस्लामी ममालिक का हाल वो देख चुका था, इसलिए वो चाहता था कि उसके पास ये कैपेसिटी ज़रूर मौजूद हो कि वो यूरेनियम अफजूदा करके, ये कैपेबिलिटी उसके पास हो कि वो एटमी सलाहियत रखता हो। एटम बम ना बनाने का फैसला उन्होंने जब 2004 के अंदर किया, उसके बाद उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई, और सुप्रीम लीडर के खिलाफ कोई जाने की जिसारत नहीं कर सकता ईरान के अंदर। इसलिए ईरान ना तो एटमी हथियार बना रहा था, ना वो अनकरीब जो एटमी हथियार बना सकता था, और ना ही वो अमेरिका पर हमला करने के जिसे कह लें कोई तैयारी कर रहा था, ना उसने कोई प्लान किया था, ना किसी और मुल्क पर वो हमला करने के लिए तैयार था। तो ये तमाम बातें जो हैं ये अमेरिकी सदर के उन दावों की नफ़ी करती हैं जिसमें ये कहते हैं कि ईरान, अगर हम हमला ना करता, यानी अमेरिका हमला ना करता ईरान पर, तो ईरान अमेरिका पर हमला कर देता। और दूसरी जो बात कही है वो इंतहाई जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि इससे अंदाज़ा होता है कि इसराइली लॉबी या इसराइल की जो अमेरिका के अंदर जो स्ट्रेंथ है, और जिस किस्म की वो जिस लेवल तक वो ये काम कर सकते हैं कि अगर वहाँ पर असैसिनेशंस इस बुनियाद पर हो रही हैं कि जंग की मुखालफत की जाए, तो इसका मतलब वाज़े है कि इसराइल चाहता था कि ईरान पर जो है वो हमला किया जाए। इसराइल तैयार कर रहा था अमेरिका को, क्योंकि बाज़ जगह पे ये इतलात भी हमारे सामने आई कि ईरान के बारे में, या उनकी एटमी सलाहियत या उनकी एटमी तनसीबात के बारे में जो इंफॉर्मेशन इसराइल ने प्रोवाइड की अमेरिका को, उसके अंदर कुछ ना कुछ सुकम था, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन एग्जैजरेट की गई या इंफॉर्मेशन सही नहीं पहुंचाई गई। इस तरह के बहुत से मामला है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूल वाला मामला,
जो ईरान पर पहला हमला हुआ और जो 160 से ज़ायद जो तालिबात हैं, छोटी बच्चियां शहीद हुई थी, वो मामला भी इस वक्त जो है ना इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके ऊपर काम कर रही है, बहुत सारी लॉबीज काम कर रही हैं, क्योंकि उनके नज़दीक ये वॉर क्राइम है और हो सकता है कि यही वॉर क्राइम जो है वो शायद अमेरिकी सदर के गले भी पड़ जाए। इसके ऊपर बातचीत हो रही है, बहुत सी जगहों पर यह बात भी कही जा रही है, ये बातें भी सुनने में आ रही हैं कि संजीदा हलकों में ट्रंप को किसी भी सूरत इस जिस पोजीशन पे वो इस वक्त मौजूद हैं यहां से हटाने के लिए, चाहे वो खुद मुस्ताफ़ी हो जाएं, उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जाए, और अगर ऐसा ना हो सके तो उनका मुआवजा किया जाए। इस सारे मामले के ऊपर काम हो रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो है इस सारे मौजू पर बहस करने के लिए एडमिरल फैसल शाह साहब मौजूद हैं। बहरामंद तंगी साहब मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं इसार राना साहब। तो ये जो मामला है इस पर एडमिरल फैसल शाह साहब, मैं आपसे पहले बात करना चाहता हूँ, ये जो इसराइली लॉबी का किरदार है अमेरिका के अंदर, एक बात, दूसरी बात ये जो लॉजिक्स दे के जो अमेरिकी सदर ने जो जंग शुरू की, अब वाज़े हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सारी कहानियां थी, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अमेरिकी सदर पर, उनके टेन्योर पर, क्योंकि वहां पर उनका मुआवजा करने या उनसे इस्तीफा लेने की बातें भी हो रही हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है उसके अंदर भी उनकी मकबूलियत कम हुई है और बड़ा प्रॉब्लमेटिक उन्हें आगे एरा फेस करना पड़ सकता है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इसराइली लॉबी का किरदार है, क्या सिर्फ इसराइली था जिसने जो है ईरान पर हमला करवाने पे अमेरिका को मजबूर किया? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जंग इजराइल की जंग है, ये अमेरिका की जंग तो कभी भी नहीं थी, और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को बेसिकली ट्रैप किया गया है नेतन्याहू की तरफ से और इस जंग में धकेला गया है। और अब अमेरिका को भी ये एहसास हो गया है कि इस जंग में उनका कोई लेना देना नहीं था। आप देखिए कि उन्होंने $200 अरब और मांगे हैं कांग्रेस से, और जब ये बिल जाएगा कांग्रेस में तो एक बवेला मचेगा, जाहिर बात है, और जो अवाम है उसको भी पता चलेगा, वो भी शोर मचाएंगे कि जब इस जंग का कोई ताल्लुक नहीं हमसे तो हम क्यों इजराइल की जंग लड़ रहे हैं। देखिए, अमेरिका में इजरायली लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और अरसे से स्ट्रांग है, और जब 60 की दहाई में इन्होंने यहाँ से माइग्रेशन की थी अमेरिका, तो वहाँ जाके अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और वहाँ के बैंकिंग सिस्टम में, वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में, वहाँ की मीडिया में उन्होंने अपने कदम जमाए, और अब तकरीबन ये तीनों जो इदारे हैं अमेरिका के, ये इनकी गिरफ्त में है। तो वो बिल्कुल अमेरिकन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ख़ास तौर पे उनको ट्रंप जैसा एक सदर मिल गया है जो कि उनके हाथों में खेल रहा है और ये काम कर सकता था। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है, और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ईरान आखिरी हदफ है, या इसके बाद किसी और मुल्क को भी ये तशवीश होनी चाहिए कि उसकी बारी आ सकती है। तो मेरा जवाब देखिए ये है, और ये आप जो इंकशाफात हुए हैं अभी रिजाइन करने वाले डायरेक्टर इंटेलिजेंस, उनके भी बयान से ये बिल्कुल बात आया हो जाती है कि अगर तो ईरान कोई गलत काम कर रहा था और उस पे ये जंग की गई है, तो फिर तो किसी और मुल्क को मेरा नहीं ख्याल परेशानी का सामना करना चाहिए। एक क्वेश्चन तो लेकिन अगर ईरान कोई गलत काम नहीं कर रहा था तो फिर यकीनन बाकी तमाम मुमालिक को भी परेशान होना चाहिए, क्योंकि आप अगर सही काम भी कर रहे हों, आप क्लियर भी हों, उसके बावजूद आप पे बयानबाजी करके और एक नैरेटिव बना के आप पे जंग मुसल्लत की जा सकती है। फैसल साहब, मेरा यहीं पे एक क्वेश्चन ये है कि देखिए, इसराइली लॉबी जो भी कर रही थी, लेकिन उनकी अपनी FBI, उनकी अपनी CIA, और उसके अलावा जितने उनके इंटरनेशनल इदारे हैं, अमरीकी इदारे, आप समझते हैं कि वो इस हद तक कमज़ोर हो चुके हैं, या उस जो इसराइली पेनिट्रेशन इस हद तक ज़्यादा है कि वो काम भी करवा लेते हैं जो कि एक्चुअली फैक्चुअली उसकी कोई ग्राउंड ना हो? देखें, ट्रंप साहब जो हैं वो कैनेडी के बाद दूसरे वाहिद सदर हैं जो कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलते हैं और उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ काम करते हैं। तो इन्होंने अपने जो सदारती इख्तियारात थे उनका इस्तेमाल किया है, और क्योंकि इस वक्त रिपब्लिकन्स की मेजॉरिटी है तो जाहिर बात है कि उनको फिर हिमायत भी हासिल है। हालांकि आप देखें कि पिछले दिनों जो वोटिंग हुई थी उसमें कोई 4 वोट का फर्क था जिससे इनको हिमायत हासिल हुई है, लेकिन फिर भी जाहिर बात है कि हिमायत तो हुई है इनको हासिल। अब जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें क्या सूरत हाल रहती है, अमेरिकी अवाम और वहाँ की जो पॉलिटिकल एलीट है वो क्या फैसला करते हैं। अगर डेमोक्रेट्स के हाथ में हाउस चला जाता है तो फिर जाहिर बात है कि ट्रंप साहब को बहुत मुश्किलात का सामना होगा, मुआवजा भी होगा।
लेकिन फिलहाल तो उन्होंने अपने सदारती इख्तियारात का इस्तेमाल किया है और बेदरेग वो किया। ये सब काम उस चक्कर में ही कर रहे हैं। अब ये जो इन्होंने 200 अरब डॉलर मांगे हैं, क्या ये इनको मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे? अमेरिका का बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है इस जंग में, तकरीबन $1 बिलियन से ज्यादा रोजाना का खर्चा वो कर रहे हैं इस जंग में। और जो उनका तखमीना है और बहुत सारी चीजें मिला के वो इससे भी कहीं ज्यादा है, इसीलिए उन्होंने 200 अरब डॉलर मांगे कि यहाँ से वो स्विफ्टली निकल सकें और वापस अमेरिका जा सकें। तो ये आने वाले दिनों में देखने की जरूरत होगी कि किस तरह से अमेरिकन पब्लिक, अमेरिकन पॉलिटिकल एलीट जो कि डेमोक्रेसी होने का दावा करते हैं, जमहूरियत का दावा करते हैं, आज़ादी इज़हार ख्याल का दावा करते हैं, तो वो किस तरह से इस चीज़ को लेके चलेंगे। ये अब अमेरिकन जो लोग हैं, जो पब्लिक है, उनके कॉन्शियस पे ये बात जाती है। आप ये देखिए कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी एक बयान इराकी साहब ने अभी दिया है थोड़ी देर पहले के, और उन्होंने अमेरिकन पब्लिक को मुखातिब किया है। उन्होंने कहा है कि ये जंग ना ईरानियों की है ना अमरीकियों की है, ये जंग इजरायलियों की है और आप लोगों को ये सोचना चाहिए इसमें नुकसान किसका हो रहा है। ठीक, फैसल साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो जो हमारे फील्ड मार्शल की मुलाकात है और जो सऊदी अरब में बड़ी बैठक हुई है उस पर भी बात करेंगे। अभी लेते हैं ब्रेक।